प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का जो चैप्टर फर्स्ट हमारा दो ध्रुवीयता का अंत, उनका जो पार्ट फर्स्ट है हमने वो पढ़ा। उसके बाद में आज हम पार्ट सेकंड में उससे आगे के जो महत्वपूर्ण नोट्स है वो नोट्स आपको करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हमारा प्रश्न संख्या है 7। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध किस प्रकार के थे? यानी शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच में आपसी संबंध कैसे थे? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि जो भारत और सोवियत संघ थे उनके बीच में जो आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, उनका अध्ययन करेंगे। तो उनके बीच में जो सबसे पहले वो आर्थिक संबंध, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था, यानी विश्व में अन्य देशों से ऐसी मदद पाना मुश्किल था। उस समय सोवियत संघ ने भारतीय कंपनियों की मदद की थी। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत के हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, यानी भारत आज़ाद हुआ था, उसमें भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। उसमें सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर, यानी विदेशी मुद्रा के बजाय उसने रुपये को लेकर ही भारत के साथ व्यापार किया था। उसके बाद में दूसरा प्रमुख संबंध थे राजनीतिक संबंध। दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध कैसे थे? सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया था। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर मामला, उस कश्मीर मामले में सोवियत संघ ने क्या भारत का एक पक्ष रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ में। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के कठिन दिनों, खासकर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की थी। 1971 में जो बांग्लादेश स्वतंत्रता संघर्ष रहा था पाकिस्तान के साथ, उसमें उसने भारत की मदद की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से क्या किया था? समर्थन किया था। उसके बाद में तीसरा सैन्य संबंध। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान, यानी सेना से संबंधित जो सामान है, दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। अन्य कोई देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। उसमें भारत ने ये टेक्नोलॉजी वो भारत को दी थी सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका था सोवियत संघ के साथ मिलकर। उसके बाद में आते सांस्कृतिक संबंध। हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्राएं भी की थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8। सोवियत संघ के विघटन के कारण व परिणामों की सविस्तार विवेचना कीजिए। यानी सोवियत संघ का विघटन के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम निकले? तो सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन के कारण, पहला राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां। यानी सोवियत संघ की राजनीतिक जो आर्थिक संस्थाएं थी वो अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। 2 नंबर, हथियारों की दौड़ तथा यूरोप के पिछलंगू देशों के आर्थिक विकास पर हुए। यानी सोवियत संघ ने अपने संसाधन, परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान तथा पूर्वी यूरोप के अन्य जो पिछलंगू देश थे, उन पिछलंगू देशों के विकास पर खर्च किए थे। यानी इन देशों के ऊपर उसने क्या ज़्यादा खर्चा किया था, जो यूरोप के पिछलंगू देश उनके साथ थे, ताकि वो सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। अगर आप इन नोट्सों को लिखना चाहते हैं तो आपका वीडियो को बीच में रोक कर इसको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। 3 नंबर है कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के उत्तरदायी न होना। यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी अब जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और गलतियों को सुधारने की
में व्यवस्था में अक्षमता, शासन की ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता सरकार से अलग थलग पड़ गई थी। ये जो बातें बताई गई है, इन बातों से क्या जनता सरकार से नाराज हो गई और उसने ही विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद में 4 नंबर है, सोवियत जनता को पश्चिमी देशों के विकास का ज्ञान होना। पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो सोवियत संघ की जो जनता थी उसको कह रहे थे कि हम सबसे आगे हैं, लेकिन जब इन लोगों को पश्चिमी देशों के विकास का ज्ञान हुआ तो उसने धीरे धीरे इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों के विकास के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी और सोवियत संघ के पिछड़ेपन की पहचान से वहाँ के लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। उसके बाद में 5 नंबर है, गोर्बाचेव के सुधार। सोवियत संघ के विघटन का एक कारण गोर्बाचेव की नीतियाँ भी रही, यानी गोर्बाचेव ने जो सोवियत संघ में सुधार करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई थी वो उसके विघटन का कारण बन गई। गोर्बाचेव ने देश में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता तथा भ्रातृत्व एवं एकता के वातावरण को तैयार किए बिना पुनर्गठन व खुलापन जैसी नीतियों को लागू कर दिया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के कुछ राष्ट्रों के अलग होने के निर्णय को मान्यता देनी पड़ी। इसके बाद तो एक के बाद एक सभी 15 गणराज्य स्वतंत्र होते चले गए और देखते देखते सोवियत संघ का विघटन हो गया। 6 नंबर, समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा। सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा पर आधारित था, लेकिन गोर्बाचेव के कार्यकाल में समाजवादी संस्कृति के विकास व उसके दायित्व के लिए कोई प्रभाव नहीं की। समाजवादी जन चेतना के अभाव में जनता को अन्य विचारधाराओं जैसे पूंजीवादी, लोकतांत्रिक, उदारवादी के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा था। यानी साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के बजाय अब लोगों का लोकतांत्रिक, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर प्रभाव है वो आकर्षण बढ़ने लगा और साम्यवाद के प्रति प्रभाव कम हो रहा था। उसके बाद में विघटन के कारण, पहला कारण सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप शीत युद्ध इसके परिणाम समाप्त हो गया और हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। दूसरा परिणाम, अब संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया और विश्व पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 3 नंबर, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई तथा तृतीय विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार है वो रुक गया था। उसके बाद में 4 नंबर, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व में 15 स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यानी जो 15 राज्य जो से मिलकर सोवियत संघ बना था वो सभी स्वतंत्र हो गए थे। 5 नंबर, तृतीय विश्व युद्ध को अब नए उपनिवेशवाद के खतरे का सामना करना पड़ रहा था तथा मध्य पूर्व के तेल भंडारों पर अमेरिका ने अपना एक छत्र प्रभुत्व स्थापित कर लिया। प्रश्न संख्या 9, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए थे? तो सबसे पहले शॉक थेरेपी के बारे में हम जानेंगे। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के संक्रमण से होकर गुजरा। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, पहले आघात चोट पहुंचाना, उसके बाद में उपचार करना। उसके बाद में शॉक थेरेपी के तहत किए गए बदलाव क्या थे? अब सभी देशों को पूंजीवादी बनाया गया, निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा, राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा, खेती का तरीका बदल रहा था, व्यापार में ही विकास होगा ऐसा माना जा रहा था, पश्चिमी देशों में व्यापार को बढ़ावा दिया गया, वित्तीय खुलापन व मुद्रा परिवर्तन पर बल दिया गया। ये हुए थे शॉक थेरेपी के तहत बदलाव। ये था आज का हमारा वीडियो जिसने में हमने महत्वपूर्ण इन क्वेश्चनों को पढ़ा। तो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।